अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, we had started a new chapter in our previous video which was the plant world. So in this chapter we had discussed classification of plants. There are different kind of plants. So the scientists or botanists divided the plants kingdom or plant kingdom into two types: spore bearing plants and seed bearing plants. Spore bearing plants से भी उन्होंने further classification करी, algae, mosses and ferns. Seed bearing plants में flowering plants and conifers. Flowering plants से further जो classification हुई वो हुई मोनोकोटिलेडॉन्स एंड डाइकोटिलेडॉन्स में। इसके बाद हमने डिस्कस करे थे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स, कॉनिफर्स को। कॉनिफर्स के बाद हमने डिस्कस करे फर्न्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है कंप्लीट हो गए थे काफ़ी हद तक जो है उनकी टाइप्स। और हमने इसका डिस्कस करा प्लांट सेल्स। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल that provide more protection than just a cell membrane, chloroplast that contain chlorophyll that is required for photosynthesis. They have vacuole that stores things like water, food and waste. So plant cell में हमारे पास additional 3 चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं cell wall, chloroplast and vacuole. Animal cell में ये सब 3 चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। इसके बाद हमने डिस्कस करी थी सीड्स एंड स्पोर्स। सो सीड्स आर वेयर प्लांट बिगिन देयर लाइफ। सीड्स वो होते हैं जिनसे प्लांट की लाइफ बेसिकली स्टार्ट होती है। स्पोर्स का मकसद भी जो है वो लाइफ स्टार्ट करना ही है, लेकिन बेसिकली सीड से लाइफ स्टार्ट होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पोर बेयरिंग होते हैं। स्पोर्स से उनके न्यू प्लांट या बेबी प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। फर्दर हमने डिस्कस करा था स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सो स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हमारे पास है सीड कोट, एंडोस्पर्म, कोटिलेडॉन एंड एम्ब्रियो। ये 4 हमारे पास जो थे उसके स्ट्रक्चर हमने बेसिकली डिस्कस करे थे। द सीड कोट प्रोटेक्ट एवरीथिंग इनसाइड द सीड। सीड कोट प्रोवाइड करता है एवरीथिंग इनसाइड द सीड। सीड के अंदर जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। इसके बाद हमारे पास कुछ हार्ड कोट होता है, कुछ सॉफ्ट कोट होता है। जो हमारे पास हार्ड कोट होता है वो बेसिकली फ्रूट प्लांट का होता है। एंडोस्पर्म होता है जो कि सराउंड करता है एम्ब्रियो को और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। कोटिलेडॉन एक सीड लीफ होता है जो कि इमर्ज करेगा। उससे क्या इमर्ज होगा? उससे इमर्ज होगा इमर्जेस फ्रॉम दिस सीड। कोटिलेडॉन हमारे पास सीड से ही इमर्ज होता है, सीड से ही निकलता है व्हेन इट जर्मिनेट। और जर्मिनेशन के बाद हमारे पास क्या निकलता है? कोटिलेडॉन, जिसको हम लोग इसको आपको स्क्रीन पे इस तरह का दिख रहा होगा। उसके बाद हमारी बात की थी एम्ब्रियो की। द एम्ब्रियो इज़ वेयर लाइफ स्टार्ट्स विद इन द सीड। एम्ब्रियो वो स्ट्रक्चर है, वो पार्ट है सीड का जहाँ से लाइफ जो है बेसिकली सीड की स्टार्ट होती है। Okay, so students, monocots and dicots. The seeds of flowering plants contain either 1 or 2 cotyledons.
Those with one cotyledon are called monocots. Those with two cotyledons are called dicots. So students, बेसिकली हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कॉटलेडॉन्स की. जिसके पास दो कॉटलेडॉन्स होते हैं उनको हम डाइकॉट्स कहते हैं. जिनके पास सिंगल कॉटलेडॉन होता है उसको हम लोग मोनोकॉट्स कहते हैं. अब कॉटलेडॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने सीड के स्ट्रक्चर में बात की थी कि जो सीड लीफ इमर्ज करता है सीड से जर्मिनेशन के टाइम पे, इस तरह का सीड लीफ, उसको हम लोग कॉटलेडॉन कह रहे होते हैं. सो सारे वो फ्लावरिंग प्लांट जो कि मोनोकॉट होंगे उनके पास एक कॉटलेडॉन होगा, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट जिनके पास जो है वो दो सीड लीफ होंगे उसको हम लोग डाइकॉट कहेंगे, जिनके पास यानी दो डाइकॉटलेडॉन्स होंगे. हमारे पास ये एक जो है वो बीन सीड है जिसमें हमारे पास कॉटलेडॉन्स बने हुए हैं. एंड सीड कोट है. सीड कोट क्या है? सीड कोट प्रोटेक्ट करेगा एवरीथिंग इनसाइड द सीड सो दैट इट हैज़ अ गुड चांस ऑफ जर्मिनेटिंग. सीड कोट प्रोटेक्शन कर रहा है इनसाइड सारे स्ट्रक्चर की. ये रहा एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो क्या था? एम्ब्रियो वो जगह है जहाँ से हमारे पास लाइफ स्टार्ट होगी. किसकी? विद इन द सीड लाइफ स्टार्ट होती है. ये रहा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से यहाँ निकल रहे हैं हमारे पास सीड लीव्स, जिसको हम लोग कॉटलेडॉन भी कह रहे होते हैं. अगर हम लोग यहाँ बात करें, क्योंकि डिफरेंट सीड्स हैं, बीन सीड है एंड मेज सीड है, तो यहाँ पे सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, कॉटलेडॉन्स है एंड एम्ब्रियो है. सो आपने बस ये याद रखना है कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट क्या है. मोनो मीन्स वन, डाई मीन टू. मोनोकॉट में वन सीड लीफ यानी वन कॉटलेडॉन है. डाइकॉट्स में दो सीड लीफ यानी कि दो कॉटलेडॉन्स हैं. द बीन सीड इज़ अ डाइकॉट. यहाँ हमारे पास जो बीन सीड है वो क्या है? डाइकॉट है, क्योंकि हमारे पास इसमें दो सीड्स हैं. द मेज सीड इज़ अ मोनोकॉट. जबकि मोनोकॉट हमारे पास मेज सीड क्या है? मेज सीड हमारे पास मोनोकॉट है. क्यों? क्योंकि उसके पास सिंगल कॉटलेडॉन है. When they germinate, the difference between monocots and dicots can be seen in their leaves. और जब कभी भी ये जो है वो जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेशन के बाद क्योंकि हमें कॉटलेडॉन जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है, तो उससे हमारे पास हमें पता चलता है कि कौन सा प्लांट जो है वो डाइकॉट है और कौन सा मोनोकॉट है. तो इसमें इन्होंने आपको दो एग्जाम्पल दी हुई हैं कि बीन सीड जो है वो डाइकॉट है, जबकि जो मेज सीड है वो हमारे पास मोनोकॉट है. The next heading is germination of seeds. Basically germination of seed process है क्या? The process which involves a seed becoming a plant is known as germination. For germination to occur, several things need to happen. Until they do, a seed remains dormant, waiting for conditions to improve. It is like an animal hibernating during winter, waiting for warmth and food to arrive. तो स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है जो कि इन्वॉल्व करता है किस प्रोसेस को, किस तरह से होता है, यानी कि उस प्रोसेस में सीड बिकम अ प्लांट, यानी सीड ग्रो करके बन जाता है एक प्रॉपर प्लांट. एज जर्मिनेशन, फॉर जर्मिनेशन टू अकर, जर्मिनेशन के प्रोसेस होने के लिए कुछ सेवरल थिंग्स हैं जो कि रिक्वायर हैं. जब तक वो टेम्परेचर, वो नॉरिशमेंट या वो फूड प्लांट को नहीं मिलता, तो जब तक जर्मिनेशन नहीं होती, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं. और जब तक वो कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं हो जाती प्लांट की, प्लांट हमारा डॉर्मेंट रहता है, लाइक एनिमल जिस तरह वो हाइबरनेट कर लेते हैं ख़ुद को विंटर्स में, और वो वेट करते हैं थोड़ा गर्म मौसम होने का और फूड उन तक मिलने का, तब तक वो लोग हाइबरनेट करे हुए होते हैं ख़ुद को. इसी तरह जो हमारा सीड है वो डॉर्मेंट रहता है, और जब तक उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो जाती, उसको फुल प्रॉपर फूड नहीं मिल जाता, जो वार्म टेम्परेचर है वो नहीं मिल जाता, तब तक वो जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता और वो सीड से प्रॉपर प्लांट में कन्वर्ट नहीं होता. दीज आर द थिंग्स दैट अ सीड नीड फॉर जर्मिनेशन टू अकर. अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं सीड की या प्लांट की, जब तक वो सीड जो है वो जर्मिनेशन नहीं करता या जर्मिनेट नहीं होता. वाटर, ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट. When enough of each of these four things is present, the following events occur. So बेसिकली प्लांट को जर्मिनेशन के लिए, सीड को जर्मिनेशन के लिए 4 थिंग्स रिक्वायर है, जिसमें हम हैं वाटर, ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट. ये हमारे पास सारी 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जर्मिनेशन होती है. अगर ये चारों चीज़ें की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है तो जर्मिनेशन सीड की स्टार्ट हो जाती है, वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा एक प्लांट बन जाता है. लेकिन अगर किसी भी चीज़ की कमी हो तो प्लांट का जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो सकता. अब वाटर भी जो है वो इनफ क्वान्टिटी में प्रोवाइड किया जो है वो उसको मिला है. इसके अलावा ऑक्सीजन भी, लाइट भी, हीट भी. तो अब जो है वो जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो फाइनली स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और उसके कुछ तरह के स्टेप्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे. सो
जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे ABCDEFGH, ये कुछ स्टेप्स में आपको जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो दिखाएंगे या बताएंगे। ये रहा एक प्रॉपर सीड ए में। जब वो बी कंडीशन में आया, बी स्टेप पर आया, तो उसकी जो है वो रूट्स थोड़ी ग्रो होना शुरू हुई और उसने रूट्स जो है वो ग्रो कर कर अपनी जगह को मजबूत करा, यानी कि जब तक उसकी जड़ें मिट्टी में मजबूत हो गई, जब उसकी जड़ें मिट्टी में ग्रो करना शुरू करा उसने, तो डी स्टेप में अब उसकी जो है वो इनसाइड जो ग्रोथ तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन आउटसाइड अब ग्रोथ जो है वो होने शुरू हुई। मिट्टी के बाहर जो ग्रोथ है वो भी स्टार्ट होना शुरू हुई, एक लीव निकलना शुरू करा, इस तरह 2 हुए, और ये करते करते एच तक आते आते वो जो है वो मिट्टी के अंदर भी ग्रो कर रहा है और मिट्टी के बाहर भी प्रॉपर ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट उसको मिल गई है। वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, लाइट भी है, हीट भी है। अब ये किस तरह से हो रहा है, अब हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे कि the seed soaks up water from the ground. When the water enters the seed, it breaks down the food that is stored inside the seed. When the food inside the seed breaks down, it releases energy. This energy causes the embryo plant to grow inside the seed. The embryo plant gets too big for its seed and breaks through the case. The case has been softened by the water. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है कि सीड सोक करता है सारा वाटर ग्राउंड से, यानी कि जब कभी भी हम लोग प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं तो हम सीड जो है वो मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और हम उसको रोज़ जो है वाटर डाल रहे होते हैं, उसको वाटर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब उसको रोज़ पानी मिल रहा होता है तो वाटर जो है वो सारा सीड जो है वो सोक कर रहा होता है, यानी कि सीड जो है वो अपने अंदर सारा एब्जॉर्ब कर रहा है। व्हेन द वाटर एंटर द सीड, जब वाटर जो है वो सीड के अंदर तक पहुँच जाता है तो सीड जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। क्यों? अब क्या होगा, जो सीड के अंदर जो फूड था उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ। वाटर एंटर द सीड, इट ब्रेक डाउन द फूड दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द सीड। उस सीड के अंदर जितना भी फूड है वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ। व्हेन द फूड इनसाइड द सीड ब्रेक डाउन, इट रिलीजेस एनर्जी। जैसे ही सीड के अंदर का फूड जो है वो ब्रेक डाउन उसका होना शुरू हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। दिस एनर्जी कॉजेज द एम्ब्रियो प्लांट टू ग्रो इनसाइड द सीड। ये एनर्जी क्या कर रही है, ये एनर्जी एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर रही है वो नॉरिशमेंट, वो एनर्जी, ताकि वो ग्रो हो जाए किसमें, प्लांट में। द एम्ब्रियो प्लांट गेट्स टू बिग फॉर इट्स सीड। अब जो एम्ब्रियो का प्लांट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा था। पहले हमने देखा था कि एम्ब्रियो क्या था, एम्ब्रियो इतना ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो गया कि अब उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। फॉर इट सीड्स एंड ब्रेक थ्रू द केस, यानी कि जो एम्ब्रियो था वो इतना बड़ा हो गया कि वो अब उस सीड के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो सीड्स का केस जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। द केस हैज़ बीन सॉफ्टेंड बाय द वाटर, क्योंकि वो सॉफ्ट केस हो या हार्ड केस अगर चले, जो उसका जो हमारे पास केस है वो अगर हार्ड है या जो कोट है वो हार्ड है तो वो किस तरह सॉफ्ट हो रहा है, या अगर वो सॉफ्ट भी है, ज़ाहिर है इतना सॉफ्ट तो नहीं होगा क्योंकि वो तो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, तो उसको सॉफ्ट करते हैं हम लोग वाटर के थ्रू। वो सॉफ्ट होगा वाटर के थ्रू और वाटर के थ्रू सॉफ्ट होकर ही वो टूटेगा। The first part of the plant to break through the seeds are the roots. The roots grow downward and anchor the plant to stop it being blown or washed away above. First part जो है वो grow करेगा किस तरह से? The first part of the plant to break through the seed are the roots. वो पार्ट जो प्लांट का सबसे पहले ब्रेक थ्रू करेगा, उस सीड से बाहर निकलेगा, टूट के बाहर आ रहा है, वो कौन से हैं, रूट्स हैं। क्यों? क्योंकि रूट जो है वो ग्रो होंगी डाउनवर्ड। जिस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है, इसकी रूट्स डाउनवर्ड ग्रो होना शुरू हुई हैं, मिट्टी के अंदर उन्होंने जड़ें पकड़ना शुरू करी हैं ताकि वो प्लांट जो है वो हवा से ना उड़ जाए, पानी के उससे ना उड़ जाए, अपनी जगह से ना हट जाए और ज़ाया ना हो जाए। The next part to emerge is the cotyledon or cotyledons if it is a dicot plant. The cotyledon has a shoot attached to it and the shoot grows upward toward the surface of the ground. एम्ब्रियो के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा कौन सा जो है वो ग्रो करेगा। एम्ब्रियो के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो कोटिलेडॉन ग्रो करेगा। कोटिलेडॉन सिंगल होगा, अगर मोनोकॉट होगा तो 1 कोटिलेडॉन प्रेजेंट होगा, और अगर वो डाइकॉट प्लांट है तो हमारे पास 2 कोटिलेडॉन्स होंगे। द कोटिलेडॉन हैज़ अ शूट अटैच टू इट। कोटिलेडॉन के साथ हमारी शूट अटैच है। द शूट ग्रोज अपवर्ड, और जो शूट है वो अपवर्ड ग्रो होगी। जिस तरह से यहाँ बताया, अब कोटिलेडॉन के साथ क्योंकि शूट है तो वो अपवर्ड ग्रो होना शुरू हुई अबव द ग्राउंड, grows upward towards the surface of the ground above. Once the shoot breaks through the surface, once the surface light and heat from the sun enable the plant to start producing its own food, the cotyledon leaf turns green.
जैसे ही शूट जो है वो ब्रेक थ्रू होती है सरफेस से और प्लांट को इनफ लाइट एंड हीट मिलने लग जाती है किससे, सन से, तो वो इनेबल करती है प्लांट को कि वो अपना खाना खुद बनाने लगे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। द कॉटिलेडॉन लीव टर्न ग्रीन। स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे पास शूट जो है वो ब्रेक करी सरफेस से, मैंने आपको जैसे बताया लाइट एंड हीट उसको मिलना शुरू हो गई सन से, उससे अपना खाना खुद प्रोड्यूस करना शुरू करा फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। कॉटिलेडॉन लीव्स क्या हो जाएगा, टर्न करेगा अपना कलर ग्रीन में। यहाँ पे जिस तरह से आपको दिख रहा है, क्योंकि उसको अब यहाँ पे इनफ लाइट एंड हीट मिल रही है, वो अपना फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है। तो कॉटिलेडॉन हमारे पास अपना कलर चेंज करके किस में चेंज कर लेगा, ग्रीन में। नाउ द प्लांट इज़ नो लॉन्गर रिलाइंग ऑन द फूड इन इट्स सीड, यानी कि अब जो है प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, इसीलिए वो सीड पर रिलाई नहीं करेगा अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। एज इट प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन फूड इट ग्रोज मोर लीव्स। जिस तरह से वो अपना खाना खुद बनाता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, बनाएगा, इसी तरह प्लांट के लीव्स हैं वो ग्रो करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे ही ज़्यादा लीव्स ग्रो करने लगेंगे, इसी तरह प्लांट जो है वो ग्रो करेगा बिगर एंड इवेंचुअली प्रोड्यूसेस सीड्स दैट इवेंचुअली फॉर्म न्यू प्लांट डाउनवर्ड। प्लांट को सारी नरिशमेंट अब वो अपनी खुद बनाने लगा, फूड जो है वो अपने प्रोड्यूस करने लगा। अब जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट सीड से नहीं रही, उसके ज़्यादा लीव्स ही प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए। जितना फूड वो बनाएगा उतना ज़्यादा लीव प्रोड्यूस होंगे, वो जो है वो ग्रो करेगा, यानी उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी और इवेंचुअली वो प्रोड्यूस करेगा सीड्स जो कि न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे डाउनवर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग इज़ स्कैटरिंग सीड्स. Seeds are formed in the flower of a plant. To germinate, they need to make their way to the ground. However, because a plant can produce many seeds, the seeds don't just fall from their flower to the ground beneath them. If this happened, there would not be enough space or nutrients for all the seeds to grow into new plants. Nature wants every seeds to have the best possible chance to survive, so seeds are scattered far and wide in several ways. Sometimes the makeup of the seeds determines how they are scattered. Some seeds are sticky or have hooks or spikes. This means that when animals, including humans, brush against them, they stick to the animal until they drop to the ground in a different place. So students, seeds जो है वो flower, एक plant हमारा जो है, seeds are formed in the flower of a plant. सीड जो है वो प्लांट के फ्लावर में प्रोड्यूस होते हैं. टू जर्मिनेट द नीड टू मेक देयर वे टू द ग्राउंड, और उनकी जर्मिनेशन के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो ग्राउंड तक पहुँचें ताकि वो अपना रास्ता ग्राउंड तक बनाएं, क्योंकि ग्राउंड में ही उनकी फर्दर डेवलपमेंट होगी. बिकॉज अ प्लांट कैन प्रोड्यूस मैनी सीड, द सीड जस्ट डोंट जस्ट फॉल फ्रॉम देयर फ्लावर टू द ग्राउंड बीनीथ देम. यानी कि क्योंकि प्लांट जो है वो बहुत सारे प्रोड्यूस कर रहा है सीड, द सीड डोंट जस्ट फॉल फ्रॉम देयर फ्लावर टू द ग्राउंड बीनीथ देम. If this happened, there would not be enough space or nutrient for all the seeds to grow into new plants. अगर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सारे सीड्स को ग्राउंड की ज़रूरत है प्रोड्यूस होने के लिए, तो फिर इस तरह तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी कम पड़ जाएंगे, वाटर भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर प्लांट के सीड को ज़रूरत पड़ेगी ग्रो करने के लिए. तो ये ज़रूरी नहीं है. नेचर वॉन्ट्स एवरी सीड टू हैव द बेस्ट पॉसिबल चांस टू सर्वाइव, सो सीड्स आर स्कैटर्ड फार एंड वाइड इन सेवरल वेज. क्योंकि हमारे पास नेचर ने किस तरह से एक असूल बनाया हुआ है कि फ्लावरिंग प्लांट से सीड जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो जिस जगह प्लांट लगा है वो वहीं गिरे, सीड वहीं गिरे उसी ग्राउंड में और वहीं ग्रो करे. हवा से, हमारे टच करने से, बहुत सारी रीजंस की वजह से स्कैटर्ड हो सकते हैं सीड्स डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट जगहों पर, और फिर वो वहाँ जाकर ग्रो कर सकते हैं. लेकिन ग्रो करने के लिए उनके लिए ज़रूरी क्या है? उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो उनको सारी रिक्वायरमेंट जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हो. सम सीड आर स्टिकी एंड हैव हुक्स और स्पाइक्स. कुछ सीड जो होते हैं वो थोड़े स्टिकी होते हैं, कुछ के पास कांटे वगैरह होते हैं. सीड विद हुक्स जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. दिस मीन दैट व्हेन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस ब्रश अगेंस्ट देम दे स्टिक टू द एनिमल अंटिल दे ड्रॉप टू द ग्राउंड इन अ डिफरेंट प्लेस. अब किस तरह सीड जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं या किस तरह स्कैटर्ड हो रहे हैं? फर्स्टली तो वो हवा के थ्रू जो है वो हवा चली बहुत ज़्यादा और उसके थ्रू स्कैटर्ड हो गए. सेकेंडली वो क्योंकि वो थोड़े स्टिकी होते हैं तो वो किसी एनिमल से, किसी चीज़ से भी स्टिक कर सकते हैं और बाद में किसी ग्राउंड पे गिर कर वहाँ ग्रो कर सकते हैं. इसके अलावा क्योंकि उनमें कांटे टाइप होते हैं इस तरह के, तो वो किसी चीज़ से फंस कर भी, या एनिमल की बॉडी से, या किसी कपड़े से, या किसी मटेरियल से
सिक होकर वो बाद में जाकर जो है वो फैल सकते हैं और किसी भी ग्राउंड पर जाकर गिर सकते हैं और वहाँ जो है वो जर्मिनेशन का प्रोसेस होकर वो न्यू प्लांट बन सकता है। इसीलिए मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग देख रहे होते हैं किसी रास्ते से हम गुजर रहे हैं, कभी वहाँ कोई प्लांट था ही नहीं, और क्योंकि वहाँ लोग भी नहीं रहते उस एरिया में या फिर लोग बहुत कम रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ प्लांट ग्रो हो गए। वो किस तरह से हो गए? वो मोस्टली इस तरह से होते हैं कि एनिमल्स के ज़रिए, हवा के ज़रिए वहाँ प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है और उसके बाद फर्दर जो है वो एक प्लांट से 2 प्लांट, 3 प्लांट और ऐसे जो है वो डेवलपमेंट होती रहती है। Okay, so student, some seeds grow in fruit. The fruit is eaten by animals and the seeds are carried somewhere else inside the animal's body. They come out of the body in the animal's waste and start growing in the ground. So students, some seeds यानी कि fruits के जो seeds होते हैं वो किस तरह मोस्टली ग्रो कर रहे हैं? वो इस तरह ग्रो कर रहे हैं क्योंकि फ्रूट्स के जो सीड्स हैं वो ईटन किससे होते हैं, यानी कौन खा लेते हैं उनको? एनिमल्स खा लेते हैं। और वो एनिमल्स की बॉडी में जो है वो कहीं और जाकर जो है वो जो तो ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर स्कैटर्ड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। सो ह्यूमन बॉडी में उन्होंने ट्रैवल करा। अब ह्यूमन बॉडी ने जहाँ भी वेस्ट एक्सक्रीट करा, ह्यूमन बॉडी वेस्ट जहाँ भी है, जहाँ भी जाकर जो है वो वेस्ट मटीरियल जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, वहाँ ही पे प्लांट का जो है उसको ग्राउंड का सरफेस मिल गया, उसको हवा मिल गई, उसको सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, लाइक हीट मिल गई, ऑक्सीजन मिल गया, लाइट मिल गई। इस तरह के सारे रिक्वायरमेंट जब उनकी पूरी हो जाती हैं तो वो उस प्लांट पर, उस ग्राउंड पर जो है वो ग्रो करता है और एक प्लांट जो है वो बन जाता है या पैदा हो जाता है। सम सीड्स आर वेरी लाइट विच मीन दे आर ब्लोन थ्रू द एयर इवन इन द सॉफ्टेस्ट और ब्रीजेस, यानी कि जैसे कि डैंडलियन सीड्स हैं, ये हमारे पास इतने लाइट वेट होते हैं कि ये हवा से भी फ़ौरन से उड़ सकते हैं और उड़ने से ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और किसी भी ग्राउंड पर जाके ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मैपल ट्री सीड्स की। सम सीड्स आर नॉट ओनली लाइट बट ऑल्सो शेप लाइक विंग्स विच हेल्प देम ट्रेवल फार्दर थ्रू द एयर, यानी कि कुछ सीड जो है वो लाइट होने के साथ साथ उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो विंग्स की तरह का होता है। जिस तरह क्योंकि उनका स्ट्रक्चर विंग्स की तरह का होता है इसलिए वो हवा के साथ और ज़्यादा उड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, तो वो दूर दूर जाकर भी किसी भी ग्राउंड पर ग्रो कर लेते हैं खुद को। इसके बाद हम बात करेंगे सनफ्लावर सीड्स की। सम प्लांट्स प्रोड्यूस हैवी सीड्स दैट फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कुछ प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होंगे हैवी सीड्स से जो कि फॉल होंगे ग्राउंड पर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी की वजह से। क्यों? क्योंकि उनके जो सीड्स हैं वो इतने ज़्यादा हैवी हैं कि वो ग्रेविटी की वजह से ग्राउंड पर गिर जाएंगे और फिर वो वहीं ग्रो करेंगे। These plants do not produce many seeds, so they avoid the problem of too many seeds competing for a limited amount of space. अब आपके जहन में ये बात हो रही होगी कि अगर ये इतने हैवी इनका जो है वो स्ट्रक्चर है या वेट है तो ये तो मुस्तकिल जो है वो इनके लिए स्पेस कम पड़ जाती होगी प्लांट से ग्रो करने के लिए। नहीं, क्योंकि अगर ये हैवी हैं तो इनका जो इतने ज़्यादा सीड्स इनमें ग्रो होते ही नहीं हैं इन प्लांट में, तो इनके लिए स्पेस की जो कैपेसिटी है वो कम नहीं पड़ती हमारे पास। टॉपिक इज स्पोर्स। Some plants grow from spores rather than the seeds. Spores are much simpler than the seeds. They are very small and very light. They are often found on the upper side of the leaves. So students, spores basically क्या होती है? Spores से plant grow करता है rather than seeds, यानी कि उनको seeds की ज़रूरत नहीं होती, वो spores से ही उनकी growth जो है वो start होती है। Spores are much simpler than the seeds. Spores जो है वो बहुत simpler होती हैं, small होती हैं और light weight होती हैं और ये लीफ के अपर सरफेस पे होते हैं, जिस तरह की आपको यहाँ दिख रही होंगी इस तरह की स्पोर्स हैं और इससे ही जो है इनकी डेवलपमेंट हो रही है। सो स्पोर्स का क्या काम है? दीज प्लांट्स यूजुअली प्रोड्यूस 1000 और इवन मिलियंस ऑफ स्पोर्स। कुछ प्लांट जो होते हैं या इस तरह का जो फर्न स्पोर्स है, फर्न जो प्लांट है वो उनके पास 1000 स्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं, इवन मिलियन स्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं और इन्हीं की वजह से इनकी जो है डेवलपमेंट ही बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन द स्पोर्स आर रिलीज दे नीड टू लैंड इन ग्राउंड दैट हैज़ एग्जैक्टली द राइट कंडीशन टू जर्मिनेट व्हाइल सीड्स कैन वेट फॉर द राइट कंडीशन. Spores need them immediately, so the ground need to be damp and contain the right nutrient and the area needs to have the right amount of light. यानी कि सीड्स जो है वो अपने आप को जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं, वो हाइबरनेट लाइक एनिमल्स की तरह कर सकते हैं अनटिल उनकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं हो जाती। लेकिन स्पोर्स जो है उनको इमीडिएटली अपनी फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती हैं जर्मिनेशन के लिए, लाइक ऑक्सीजन, लाइट, हीट। अगर उनकी जो लाइट उनको ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो वो फ़ौरन से जो है वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। उनको फ़ौरन से या तो लाइट मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, वो जर्मिनेशन करें और न्यू प्लांट बना दें। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फ़ौरन से मर जाते हैं, वो ख़ुद को हाइबरनेट नहीं कर सकते।
Plants that produce spores do not wait until animals or strong winds take them. They release them into air when the plant is mature. The spores then float through the air until they land somewhere on the ground. Not many spores become plants. So students, plants स्पोर्स जो है वो सीड्स की तरह या एनिमल्स की तरह जो उनको भी हवा जो है वो अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और फ़ौरन से फ्लोट होते हैं, गिरते हैं हवा के साथ किसी ग्राउंड पर और ग्रो कर जाते हैं। लेकिन स्पोर्स का जो ग्रोथ का जो रेशो है वो थोड़ा कम है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्पोर प्लांट में जो है वो ग्रो करे। तो इसीलिए स्पोर से वाले प्लांट्स हमारे पास, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हमारे पास थोड़े कम ही होते हैं, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड पर सर्दी भी है, गर्मी भी है, तो वो इस तरह से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती और वो फ़ौरन से प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसी के साथ हमारा लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपका कोर्स भी यहाँ क्लास 5 पर कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।